Hello everyone, this is Kusum, your English mentor, and once again welcome to Learning Without Burden. I hope आप सब लोग अच्छे हैं और आज हम लोग रीड के फिर से PYQs करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज 1 जिन्होंने इंग्लिश को ओप्ट किया था उसके PYQs किए थे। आज हम लोग लैंग्वेज 2 इंग्लिश के PYQs करेंगे, ठीक है। हम लोग रीड में क्या करते हैं, हम लोग लैंग्वेज 1 इंग्लिश को और लैंग्वेज 2 दो तरीके से हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 1 लेते हैं, कुछ एज अ लैंग्वेज 2 लेते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने लैंग्वेज 1 के PYQs करवाए थे, इसमें हम लोग लैंग्वेज 2 के करेंगे। दोनों में कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। लैंग्वेज 1 भी सिलेबस वही है और लैंग्वेज 2 में भी लगभग सिलेबस वही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको ये पैसेज पढ़ना है, चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि ज़्यादा देर तक टीवी देखेंगे तो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, हमारे स्टडीज से रिलेटेड जो हमारी परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना। इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम, स्टील का मतलब होता है चुराना। ये क्या कर लेगा, ज्यादा देर तक टीवी देखना हमारा जो रीडिंग टाइम है ना उसको चुरा लेगा, यानी कि रीडिंग टाइम हमारे पास बचेगा ही नहीं अगर हम लोग टीवी ज्यादा देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में ही है, ठीक है। किसी को टाइम मैनेज करना आ गया मतलब उसने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना लिया। टाइम मस्ट बी मैनेज बिटवीन फिल्ड एंड अनफिल्ड टाइम्स, मतलब टाइम मैनेज होना चाहिए, बिल्कुल मैनेजमेंट के हिसाब से काम होना चाहिए। चाहे आप फ्री बैठे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, आपका सारा का सारा टाइम मैनेज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज से हमें एक बात तो पता चल गई ये पैसेज पढ़ के, कि सारा का सारा ना पैसेज ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या कहता है, डैश मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर गिवन एक्सट्रैक्ट। भाई जो अभी हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन आ गया कि अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है इस एक्सट्रैक्ट के लिए। टाइम मैनेजमेंट से अच्छा और क्या ही ऑप्शन होगा। सो डिसिप्लिन भी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का तो नाम ही नहीं आया, टेलीविजन का भी इतना कुछ रोल बताया नहीं। टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बेहतरीन और अप्रोप्रिएट टाइटल इस एक्सट्रैक्ट के लिए हो सकता है, ठीक है। सो सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट डैश आई वाज नो बेटर देन अ डेड मैन। यहाँ तक हमें क्या पता चला, कह रहा है कि आई वाज नो बेटर देन अ डेड मैन, कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, मैं उस जैसा ही था। आई वाज नो बेटर का मतलब क्या होता है, उस इंसान से कंपैरिजन कर दिया कि बिल्कुल उस जैसे ही कंडीशन थी। आई वाज नो बेटर देन अ डेड मैन, आई वाज अलाइव। क्या कह रहा है कि हाँ मैं उस इंसान जैसा ही था, मरे हुए इंसान जैसा ही, लेकिन क्या डिफरेंस था, आई वॉज अलाइव, मैं जिंदा था, एंड वॉज एबल टू रीच द शोर, और मैं उस किनारे तक पहुंच सकता था। भाई हालांकि मैं उस मरे हुए आदमी जैसा ही था, लेकिन मुझ में क्या डिफरेंस था, मैं जिंदा था और मैं किनारे तक पहुंच सकता था। आई वॉज एबल टू रीच देयर, है ना, मैं उस किनारे तक पहुंचने में क्या था, एबल था, मैं योग्य था, ठीक है। सो हालांकि मैंने यूज कर लिया वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हालांकि, है ना। भाई वो दोनों में कंपैरिजन शो कर रहा है कि हाँ था तो मैं वैसे, मेरे में इतनी कुछ हिम्मत बाकी नहीं थी, मैं एक डेड मैन जैसा ही था, लेकिन फिर भी मैं अलाइव था और वहां तक पहुंच सकता था। हालांकि का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, दो आई वॉज नो बेटर देन ए डेड मैन, दो हालांकि मैं एक डेड मैन जैसा ही था। सो दो वुड बी द राइट आंसर, है ना। ये तो हमें पढ़ के पता चल रहा है, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। दो आई वॉज नो बेटर देन ए डेड मैन, I was alive and was able to reach the shore. Okay, if I was no better, ये भी नहीं आएगा। Yet I was no better, no moreover, moreover, no, नहीं, ठीक है। दो would be the right answer, दो सबसे सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हिज फादर नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब होता है भूखा, भूखा रहना। उसके पापा कभी भी भूखे नहीं रहे, भूख से नहीं मरे। बट he couldn't cast any doubt on the story, so he had to make an effort to hold his tongue. अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, द लिंकिंग डिवाइसेस यूज्ड इन एक्सट्रैक्ट बिलोंग टू। लिंकिंग डिवाइस कौन से हैं जिसपे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक तो बट लिंक कर रहा है ना दोनों सेंटेंसेस को, बट, और दूसरा क्या लिंक कर रहा है, सो, है ना। सो और बट पूछा है कि सो और बट क्या है। देखो बट
बट कहीं पर आ गया, यानी कि दोनों चीजों में कंट्रास्ट शो हो गया, है ना भाई। हम एक चीज तो कह रहे हैं कि ऐसी है, फिर कह रहे हैं नहीं नहीं दूसरी चीज वैसी है, हमने बीच में बट लगा दिया कि ये काम हो तो रहा है लेकिन ऐसा भी है। बट क्या करता है, बट दो चीजों में दुविधा पैदा कर देता है ना, कंट्रास्ट कर देता है। सो बट क्या है, एक कंट्रास्ट है, बट एक कंट्रास्टिंग वर्ड है। और सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है ना इसलिए, यानी कि लास्ट में कोई निष्कर्ष निकल गया, है ना, निष्कर्ष निकल गया, कंक्लूजन निकल गया, है ना, कंक्लूजन निकल गया। सो क्या हो जाएगा, एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है भाई, एंडिंग ही होती है कि एक कंक्लूजन निकल गया, इसका क्या निष्कर्ष होगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस वही होता है। ओके। सो बट क्या है, एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है। और सो क्या है, सो एक कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, ठीक है, निष्कर्ष। ओके। सो यहाँ पर कंसेशन भी नहीं है, कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट किसके लिए आया है, सो के लिए आया है। सो तो कंट्रास्ट नहीं है, कंट्रास्ट तो बट है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ओपिनियन एंड पर्पस, पर्पस कोई पर्पस थोड़ी ना शो किया है कि भाई क्या पर्पस है। सो का मतलब तो पर्पस तो होता नहीं है, ना ही बट का मतलब ओपिनियन होता है, तो बी भी गलत है। कंडीशन, बट कोई कंडीशन नहीं है। सो कोई एडिंग आइडिया भी नहीं है, एडिंग आइडिया तो एंड जैसा कुछ हो जाएगा। सो सी भी नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट। बट यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है और सो क्या है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस है। ओके। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, मीजल्स। मीजल एक बीमारी होती है, खसरा। ठीक है। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर ईएस देख करके सोचेंगे कि मैम ये तो प्लूरल वर्ड है ना। हमें बचपन में क्या सिखाया जाता है, एस या ईएस दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है, प्लूरल वर्ड है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी ईएस है, बट ये तो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। अभी ईएस देख करके बच्चे आर कर देंगे, जो कि गलत है। मीजल्स होता है खसरा, ये एक बीमारी होती है खसरा नाम की। ये एक ही बीमारी है, सिंगुलर वर्ड है ये, ठीक है। तो सिंगुलर चीजों के लिए क्या आता है, सिंगुलर नाउन के लिए इज आता है, ठीक है। सो मीजल्स इज एन इन्फेक्टियस डिजीज, कि भाई मीजल्स एक इन्फेक्टियस डिजीज है, यानी कि फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। सो इज विल बी द राइट आंसर, नॉट आर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फ्रेंड एंड हिज फादर। क्या कह रहा है ये, मेरा फ्रेंड और उसके पापा, दो लोगों की बात हो गई ना। अगर और होता तो क्या होता, या तो उसका फ्रेंड या फिर उसका पापा, लेकिन एंड बोल दिया इसने, तो यानी कि दोनों की बात हो रही है, मेरा फ्रेंड भी और उसके पापा भी। दो लोग हो गए तो आर आ जाएगा, इस भी नहीं आएगा। माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो, है ना। विल क्यों नहीं आया, क्योंकि विल के साथ तो बी आता है ना। और हैव क्यों नहीं आया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दैट्स व्हाई आर विल बी यूज्ड हियर, ठीक है। माय फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days। जो फिशरमैन था, मछुआरा था, उसने अपना जाल 2 दिन तक, उसने अपना नेट 2 दिन तक बिछाए रखा, पूरे 2 दिन। बट लेकिन, बट अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। लेकिन डैश नॉट गेट अ गुड लोट, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो जो फिशरमैन था, मछुआरा था, उसने 2 दिन तक अपना नेट बिछाए रखा, लेकिन वो कुछ भी हासिल ना कर सका। अब यहाँ पर बिना पता लगे हम खुद से क्या सोच सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो क्या सेंस हमारे दिमाग में बन रही है कि उसने 2 दिन तक अपना नेट बिछाए रखा लेकिन कुछ भी उसको नहीं मिला, बट कुड नॉट गेट एनीथिंग, है ना। सो कुड विल बी द राइट आंसर। बट कैन नॉट गेट, कैन भी नहीं आएगा। माइट भी नहीं आएगा, मे भी नहीं आएगा। कुड विल बी द, कुड विल बी द बिल्कुल सही आंसर। ओके, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days बट couldn't गेट अ गुड लॉट, है ना। उसको सब कुछ अच्छा, उसको क्या नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला, उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले उसके, ठीक है। वो मछलियां ज्यादा नहीं पकड़ पाया। सो सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रवीज अंकल guided him how he dash attempt his next test। next तो नहीं है। रवीज अंकल guided him how he dash attempt his test। अब रवि के अंकल ने गाइड किया है ना, उसको गाइड ही किया है भाई, आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए टेस्ट को, है ना। कैन क्या शो करता है, कैन पॉसिबिलिटी शो करता है ना, पॉसिबिलिटी शो करता है कैन हमारे पास। मे
मे क्या शो करता है? मे परमिशन, है ना, या फिर हो सकता है। मे का मतलब दूसरा क्या होता है कि हो सकता है, क्या पता हो जाए, है ना, हो सकता है। विल एक फ्यूचर टेंस में यूज होने वाला वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है ना। विल एक मॉडल भी है। तो यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं ना, रवि के अंकल उसको गाइड कर रहे हैं, उसको एडवाइस कर रहे हैं कि उसको अपना टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो शुड जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। रवि के अंकल उसको गाइड करते हैं कि उसको कैसे अपना अटेम्प्ट करना चाहिए टेस्ट, है ना, हाउ ही शुड अटेम्प्ट हिज टेस्ट। सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, ये एक इडियम है ना। इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा। ये मुहावरा है फ्लाइंग इन द फेस ऑफ। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इडियम्स का डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है। अब आप ये मत सोचना कि फ्लाइंग यहाँ पर उड़ना है और फेस यहाँ पर चेहरा है। इडियम्स का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ का मतलब होता है इंसल्ट करना किसी इंसान की। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे इडियम्स। ये वो कैब के अंडर आते हैं। आप डेली वो कैब पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स हो गए, ठीक है, ये आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सो फ्लाइंग इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है? इंसल्ट करना। रिवॉर्ड देना नहीं होता, प्रे करना भी नहीं होता, रिस्पेक्ट भी नहीं होता। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स टू इंसल्ट समवन, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, बेइज्जती करना इज फ्लाइंग इन द फेस ऑफ। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये भी क्या है? कि इडियम ही है। इस आपके पीवाईक्यू में क्या आया है? दो इडियम्स आए हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ओके, इसका क्या मतलब होता है? मैंने आपको बता ही दिया, एग्जैक्ट मीनिंग तो होता नहीं है इनमें। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का ये तो हो ही नहीं सकता नॉट फिट टू स्टार्ट, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग तो होता नहीं है। गुड ओमेन, गुड ओमेन का मतलब क्या होता है? कोई अच्छा इवेंट, ठीक है, इवेंट अच्छा हो। ओमेन मतलब कोई भी इवेंट, वो अच्छा होगा या बुरा होगा। सो गुड ओमेन मीन्स कोई भी अच्छा इवेंट, ठीक है। स्पीडली, स्पीडली मतलब तेजी से, है ना। रैशली, रैपिडली, तो ये भी नहीं होता। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट रेगुलर, कि मैं वीडियोस डालती हूँ या फिर मैं पढ़ाती हूँ बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, नॉट रेगुलरली बट इंटरवल, ठीक है, इंटरवल्स के साथ, अल्टरनेटली, है ना, वो कैसे भी हो सकता है। अल्टरनेटली वो कैसे भी हो सकता है, बट फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट रेगुलर, जो चीज रेगुलर नहीं है, ठीक है। वैसे तो अगर हम अल्टरनेट डेज पर भी चल रहे हैं, मान लो मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं आज नहीं पढ़ाती, मैं कल पढ़ाती हूँ, ठीक है। मान लो मैं मंडे को नहीं पढ़ाती, मैं ट्यूसडे को पढ़ाती हूँ। मैं वेडनेसडे को नहीं पढ़ाती, मैं फिर थर्सडे को पढ़ाती हूँ। वो भी तो एक अल्टरनेटली मेरा एक शेड्यूल ही तो हो गया ना। वो भी है तो रेगुलर ही, भाई मेरा तो वही टाइमिंग है। बट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट रेगुलर, ठीक है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, मन मर्जी का, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स नॉट रेगुलर। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एलर्जी, ये एल्गी नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा दूं, इट इज नॉट एल्गी, इट इज एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी इज अ पोएम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर। जब ये बेसिकली रोमन लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर जब पोएम लिखते हैं उसको एलर्जी कहते हैं, ठीक है। एलर्जी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एलर्जी रिटन एलर्जी रिटन इन द चर्च यार्ड। ये थॉमस ग्रे की एक एलर्जी है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एलर्जी है। इसमें ये क्या बताते हैं? जो पुअर फार्मर्स थे, ठीक है, ये एक ग्रेवयार्ड के पास से गुजर रहे थे। मतलब जो हम हमारे इधर हिंदू धर्म में हम वो बोल देते हैं ना, शमशान के पास से गुजर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा? बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स थे वहां पर, बहुत सारी कब्रें थी, ठीक है। और वो कब्रें, उनके ऊपर ना तो कोई फूल था ना वो डेकोरेटेड थी। तो उनको देख करके क्या पता चला कि ये गरीब लोगों की क्या है, कब्रें रही होंगी। तो वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं जब वो कब्र देखते हैं कि कितने गरीबी में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। डेथ क्या है? ये तो आनी ही आनी है ना। डेथ एक ऐसा सच है जिसको हम टाल नहीं सकते। जो ये पोएम पढ़ रहा है उसको भी मरना है, जिसने लिखी है यानी कि वो खुद, उसे भी मरना है। डेथ को कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। वो सोचते हैं कि कोई एक दिन ऐसा भी आएगा, जैसे मैं इन कब्रों के पास से गुजर रहा हूँ, वैसे ही कोई मेरी कब्र के पास भी आकर के गुजरेगा, और ऐसे ही थॉट उसके दिमाग में भी आएंगे,
और वो पास वाले लोगों से पूछेगा कि भाई ये कौन है, ठीक है। सो ये एलिजी उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये एक पोएम है, पोएम ही होती है ये। एलिजी रिटन इन द चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे ने लिखी थी ये, ठीक है। सो एलिजी क्या होती है, किसी के डेथ के ऊपर लिखी हुई कोई पोएम, ठीक है। सो एलिजी बी वुड बी द राइट आंसर। सोनेट क्या होता है, मैं मैरिज सॉन्ग नहीं होता है, जॉयफुल लिरिक भी नहीं होता है, यानी कि खुशी वाला भी कुछ नहीं होता। सोनेट और बता देती हूँ मैं आपको यहीं पे, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा सोनेट का। सोनेट क्या होती है, सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है। इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एंड एफ ई एंड एफ और जी जी। 14 लाइन्स होगी ना, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। सोनेट क्या होती है, 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी, ठीक है। सोनेट्स फेमस कौन है सोनेट्स के लिए, हमारे द ग्रेट विलियम शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर। और वैसे तो जॉन कीट भी लिखते थे, ठीक है। जॉन कीट हो गए, और विलियम ब्लेक हो गए, विलियम ब्लेक, और पी बी शैले। ये जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तब आपको ये सब पता चलेगा, ठीक है। सोनेट क्या होती है, इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर, नरेटर एंड द पेस्टोरल एलर्जी। अब एलर्जी भी अलग अलग टाइप की होती हैं। आपको एलर्जी से एक बात तो पता चल गई कि ये एक शोक गीत होता है, शोक पोएम होती है, शोक कविता होती है ना। किसी के मरने पर जब हम क्या शो करते हैं, दुख शो करते हैं, है ना। तो है तो ये क्या एक शोक कविता ही। अब पेस्टोरल क्या होता है, पेस्टोरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज लाइफ एंड शीप्स, यानी कि शेफर्ड्स, बेसिकली शेफर्ड्स। किसका कॉम्बिनेशन होता है कि कोई किसी की डेथ हो जाती है, कहाँ पर, गांव की लाइफ में, विलेज लाइफ में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली पेस्टोरल एलर्जी में किसका कॉम्बिनेशन शो होता है, विलेज लाइफ एंड डेथ, ठीक है। डेथ कहाँ पर, विलेज लाइफ में, ठीक है। विलेज, कंट्री साइड, विलेज का दूसरा नाम क्या होता है, हम लोग कंट्री साइड बोल सकते हैं, ठीक है, कंट्री साइड। सो म्यूजिशियन नहीं होता है। पेस्टोरल एलर्जी में नरेटर कौन होता है, म्यूजिशियन नहीं होता है, पेंटर नहीं होता है, स्कल्पचर भी नहीं होता है। शेफर्ड, शेफर्ड कौन होता है, चरवाहा, यानी कि जो गांव से रिलेटेड है, जो भेड़ बकरियां चराता है, ठीक है। सो पेस्टोरल एलर्जी होती ही कौन सी एलर्जी है, वो जिनमें गांव की लाइफ शो होती है, ठीक है। गांव में लिखी हुई कोई भी पोएम जिसमें दुख शो होता है, और बेसिकली उसको शेफर्ड ही लिखते हैं। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, मैंने बताया था ना, हमारे फेमस सोनेट के राइटर्स कौन कौन हैं, विलियम शेक्सपियर हो गए, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। और कौन हो गए, पीबी शैले, और विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ये बहुत बड़े नाम हैं इंग्लिश लिटरेचर में। दीज आर वेरी फेमस इंग्लिश पोएट्स। सो सोनेट क्या होती है, इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, है ना, जिसकी मैंने आपको बताई थी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी, ठीक है। ए वुड बी द राइट आंसर, ये मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ। ए बी नहीं, दो बार ए बी नहीं रिपीट होगा। ए बी सी ये भी नहीं होता है। ए बी सी डी ई ये भी नहीं होता है। सो सोनेट, इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। जब आप कोई भी सोनेट पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगी कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ठीक है। मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूं तो आप पढ़ सकते हो, लाइंस कंपोज्ड अपॉन विनमिंस्टर ब्रिज, ठीक है। विनमिंस्टर ब्रिज, ये शायद विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है, मेरे को अच्छे से नाम याद नहीं है, बट अगर आप लिखोगे कि द सोनेट्स और पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से समझ आएगा कि सोनेट्स होती क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The next question says that
द ड्रामा दैट डेवलप फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स। आपके लैंग्वेज टू, मैं आपको लैंग्वेज टू के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इसमें फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस और ड्रामा एलर्जी ये आपके सिलेबस में है। तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे एलर्जी के बारे में भी, ड्रामा के बारे में भी, फोनेटिक्स के बारे में भी, तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल जिस ड्रामा में होती हैं उसको मेडिवल ड्रामा कहते हैं। ठीक है, ये कौन से ड्रामा में होती थी? मेडिवल ड्रामा में क्या शो किया जाता था? रिलीजियस यानी कि भगवान से रिलेटेड ड्रामा किसमें होता था? मेडिवल में होता था। मेलो ड्रामा क्या होता है? मेलो ड्रामा एग्जैगरेटेड इमोशंस शो कर देते हैं। एग्जैगरेटेड है ना, यानी कि बहुत ज्यादा हम इमोशन शो कर देते हैं। एलिजाबेथन ड्रामा एलिजाबेथ पीरियड होता था। एलिजाबेथ पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड बोला जाता था। ठीक है, क्लासिकल ड्रामा, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ ड्रामास। जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो रिलीजियस रिचुअल्स कौन से ड्रामा में दिखाते थे? मेडिवल ड्रामा में। ओके, सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हीलर, व्हीलर इज साउंड फॉर्म्ड बाय। व्हीलर, ये साउंड्स आपके किस में आती है? फोनेटिक्स में ही आती हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितनी होती हैं? 26 होती हैं, जिनमें 44 साउंड्स होते हैं। 20 तो आपके वोवल्स में ही होते हैं, जिनमें से 5 तो हमारे पास वोवल होते हैं 26 में से, और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये 5 वोवल्स ही 20 टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो 21 कॉन्सोनेंट है ये 24 टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उनमें से ही साउंड्स में से व्हीलर कौन सी होती हैं? व्हीलर वो साउंड्स होती हैं जो बैक ऑफ द टंग को के साथ निकलती हैं, और साथ में जो सॉफ्ट पैलेट। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे एन, ऐसे बनता है ये एन। ठीक है, के और एक्स। जैसे एग्जाम्पल दो मैं इसका आपको, टंग है ना, इसमें एन की साउंड आप बोल के देखोगे, टंग, एन, के, एक्स। जब आप बोलते हो तो आपका जो टंग का बैक वाला हिस्सा होता है उसको हम यूज करते हैं, वो यूज होता है ना। एंड द सॉफ्ट पैलेट। सो व्हीलर साउंड्स कौन सी होती हैं? दो साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड or formed by the back of the tongue and the soft palate. Velar sounds are produced by the combination of the back of the tongue plus the soft palate. So D will be the right answer. ये सब आप जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फ्रंट टंग नहीं यूज होती है, लोअर लिप और अपर टीथ जी नहीं, द ब्लेड ऑफ टंग एंड टीथ रिज नो। तो व्हीलर साउंड्स कौन सी होती हैं? जो बैक ऑफ द टंग जिसमें यूज होता है। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट the wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night। अब इसमें क्या कहता है? हवा जो है, हवा, द विंड लाइज asleep, वो सो गई है, इन द आर्म्स ऑफ डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह, सुबह। डस्क क्या होता है? डस्क का मतलब होता है शाम। डॉन एंड डस्क आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। डॉन होता है सुबह एंड डस्क होता है शाम। सो विंड जो है कैसे सो रही है? द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डॉन। ऐसा लग रहा है कि जो हवा जो है वो सुबह की आर्म्स में सो रही है। लाइक अ चाइल्ड हैज दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, जैसे कि कोई बच्चा पूरी रात से रो रहा है। अब सेकेंड लाइन कौन सी है? लाइक अ चाइल्ड दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, ये किसका एग्जाम्पल है? सिमिली का है, मेटाफर का है, पर्सोनिफिकेशन है, या एलिट्रेशन है? पहले तो मैं आपको ये चारों समझा देती हूँ क्या होता है। एलिट्रेशन होता है हिंदी में, आप जब आप अलंकार पढ़ते हैं, अलंकार, पोएटिक डिवाइसेस, इस क्वेश्चन में पोएटिक डिवाइस पूछा है। सो पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हिंदी में अलंकार कहते हैं। सो एलिट्रेशन कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अगर मैं आपको हिंदी में ही डेफिनेशन बताऊं तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है ना, उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि हमें हिंदी में एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है ना, चंदू के चाचा वाला, तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। सो दैट इज एलिट्रेशन, दैट इज अनुप्रास। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? हिंदी में मानवीकरण, यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का, द कंपैरिजन ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज डन विद एनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, जैसे कि डांसिंग, डांसिंग, डांसिंग कर्टन्स, डांसिंग कर्टन्स,
कि द कर्टन्स आर डांसिंग इन द ब्रीज, कि जो पर्दे हैं वो हवा में नाच रहे हैं। पर्दे क्या है यहाँ पर? नॉन लिविंग थिंग है ना, उनको डांस करता हुआ दिखा दिया। डांस कौन करता है? लिविंग थिंग्स डांस करती हैं। जब नॉन लिविंग थिंग को किससे एसोसिएट कर दिया जाए, लिविंग थिंग से एसोसिएट कर दिया जाए, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मेटाफर और सिमिली, अब मैं आपको मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस बता देती हूँ। मेटाफर एक जगह आ गया और सिमिली, अब देखो दोनों में ही वैसे तो डिफरेंस, दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही कंपैरिजन शो किया जाता है। हम लोग मेटाफर में भी कंपैरिजन करते हैं और सिमिली में भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेटाफर में तो विदाउट यूज ऑफ एनी विदाउट यूज ऑफ एनी कंपैरेटिव वर्ड्स, विदाउट यूज ऑफ एनी कंपैरेटिव वर्ड्स कंपैरिजन होता है। और इसमें सिमिली में हम लोग कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। और वो कंपैरेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? लाइक और एज। जब कंपैरिजन हो जाए लाइक और एज के साथ तो वो सिमिली होता है, लेकिन जब कंपैरिजन हो बिना किसी कंपैरेटिव वर्ड के, वो क्या होता है? मेटाफर होता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा, जैसे शी इज शी इज एज ब्यूटिफुल शी इज एज ब्यूटिफुल एज मून, कि वो चांद की जितनी सुंदर है। एज आ गया ना, एज ब्यूटिफुल एज, तो इसमें सिमिली आ जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव वर्ड शो हो गए। एज लाइक यूज हो गया है ना, एज यूज हो गया, तो इसमें तो सिमिली है। लेकिन हम सीधा बोल दे शी इज मून, है ना, शी इज मून, अगर हमने सीधा ही बोल दिया कि भाई वो चांद है, कंपैरिजन तो किया ही है हमने चांद का उस लड़की के साथ, लेकिन कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स यूज नहीं किए, तो यहाँ पर मेटाफर है ना, हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही बोल दिया शी इज मून, है ना। सो ये मेटाफर है। और सिमिली क्या होता है? शी इज लाइक मून, है ना, या फिर हम बोल देंगे शी इज लाइक मून, या फिर शी इज एज ब्यूटिफुल एज मून। आई होप आपको मेटाफर और सिमिली दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब देखो सेकेंड लाइन क्या है? लाइक अ चाइल्ड, लाइक, भाई कंपैरेटिव वर्ड्स आ ही गए तो सिमिली है, ये तो दिख ही जाएगा सीधा ही। सो ए वुड बी द राइट आंसर। कौन सा इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? सिमिली, ए, क्योंकि लाइक आ गया। जब कंपैरेटिव वर्ड्स यूज होते हैं तो सिमिली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, अब इसमें बताना है कि अबो जो लाइंस हैं इनमें कौन से पोएटिक डिवाइस हैं। सिमिली, एलिट्रेशन, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कौन से होते हैं। पर्सोनिफिकेशन भी बता चुकी हूँ, मेटाफर भी, है ना, सारे ही मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बताओ कौन सा है इनमें? इसमें ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, देखो डब्लू की क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रहा है ना डब्लू, डब्लू वर्ड का। वाइल्ड वेस्ट विंड, डब्लू रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन तो है ही है। एलिट्रेशन देख लो कहाँ पे है, इन दो ऑप्शंस में एलिट्रेशन है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, है ना। और दूसरा देखो ब्रेथ, एक तो हमें पता चल गया, या तो सिमिली देखो कहीं पे एज और लाइक है, कहीं पे नहीं है ना, तो सिमिली भी नहीं है। अब पर्सोनिफिकेशन कैसे है? अब हमें ये तो पता, हमने एलिमिनेशन मेथड से ये तो देख लिया कि ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, सही कौन सा बचा? ए बचा। लेकिन पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर है वो देख लेते हैं। ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है ना सांस लेना। सांस कौन लेता है? लिविंग थिंग लेती है ना। और ऑटम को किससे कंपेयर कर दिया? ऑटम के साथ किसको एसोसिएट कर दिया? ब्रेथ को, सांस, भाई ऑटम सांस ले रहा है जैसे, तो है ना। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है इन इन द वर्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम। ठीक है, सो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें अब तो पता ही चल गया कि कहाँ पर personification है और कहाँ पर alliteration है। So A will be the right answer. Clear? The next question is, the wind lies asleep in the arms of dawn like a child has cried all night. अब इसमें पूछा है कि इसमें personify किसको किया गया है? personification कौन से एग्जाम्पल में यूज किया गया है? personification क्या होता है? मानवीकरण ना, कि किसी नॉन लिविंग थिंग का, किसी नॉन लिविंग थिंग को किससे एसोसिएट किया जाता है? एसोसिएटेड विद विद लिविंग थिंग, है ना, विद लिविंग थिंग। अब देखो कहाँ पे पता चल रहा है किस चीज को पर्सोनिफाई किया है? अस्लीप, कौन सोता है भाई? अस्लीप का मतलब होता है सोना, है ना। कौन सोता है? इंसान सोते हैं, ह्यूमन बींग सोते हैं, एनिमल सोते हैं, है ना। और यहाँ पे किसको बोला है? विंड को बोला है, द विंड लाइज अस्लीप, भाई हवा सो गई, हवा थोड़ी ना सोएगी, पर्सोनिफाई किया है। तो इसमें विंड को क्या किया है? पर्सोनिफाई किया है। चाइल्ड के साथ तो सिमिली है ना। नाइट, नाइट के साथ कुछ नहीं है। दैट तो कोई पोएटिक डिवाइस है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, सो विंड को पर्सोनिफाई किया है। ए विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है आज का,
ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर बता देती हूँ पहले तो आपको। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर इट मीन्स अल्टरनेट राइमिंग स्कीम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। सो हमें ब्लैंक वर्ड्स बताना है किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर में, कि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स होता है जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है। अल्टरनेट राइमिंग स्कीम नहीं होती है। ठीक है, अब राइमिंग स्कीम का मतलब ही क्या है? कि कोई भी हम पोएम पढ़ते हैं उसमें लास्ट के वर्ड्स की साउंड सेम होती है ना? जैसे विंड, है ना, काइंड, गो, स्लो। अब देखो जब पढ़ रहे हैं तो विंड, काइंड, है ना, गो, स्लो, है ना, सेम सेम साउंड है। तो यहाँ पर ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? कोई भी सेम साउंड नहीं होती है। ओके, सो ब्लैंक वर्ड्स इज विदाउट एनी अल्टरनेट राइम, सो डी वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो इफ यू रियली लाइक द क्लास, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.